ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने हमले किए थे, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकाने भूमिगत हैं। जैसे इजरायली हमलों में उन्हें कुछ खासा नुकसान नहीं हुआ। इजराइल के पास ऐसे हथियार नहीं हैं जो भूमिगत ढांचों को तबाह कर सके। ऐसे में अब एंट्री हुई अमेरिका की, और अमेरिका ने अपने सबसे खास हथियारों में से एक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से 30,000 पाउंड के मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, जो जमीन के भीतर भी भारी तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। अमेरिकी B-2 स्पिरिट बम वर्षक विमानों ने मिसौरी से लगभग 37 घंटे तक बिना रुके उड़ान भरी और रविवार की सुबह ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। हमले से पहले स्टेल्थ बम वर्षक विमानों के बीच हवा में ईंधन भरा गया था। इसके बाद ये विमान 3 प्रमुख ईरानी परमाणु ठिकानों फॉर्डो, नतांज और इस्फहान पर कहर बनकर टूटे। रविवार तड़के अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हवाई हमले किए। इनमें सबसे अहम फॉर्डो परमाणु केंद्र था, जिस पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम बरसाए। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के हमलों से पहले ही ईरान द्वारा फॉर्डो पर परमाणु केंद्रों से जरूरी सामान को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया था। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फोर्डो खत्म हो गया है। उन्होंने भारी किलेबंद भूमिगत सुविधा का जिक्र किया, जिसे लंबे समय से तेहरान का सबसे सुरक्षित परमाणु स्थल माना जाता है। उन्होंने मिशन की अद्भुत सफलता को सराहा और ईरान को चेतावनी दी है कि उन्हें तुरंत शांति स्थापित करनी चाहिए, अन्यथा उन्हें फिर से हमले झेलने पड़ेंगे। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद पश्चिमी एशिया में भू राजनीतिक हालात बेहद उलझ गए हैं और आशंका है कि अब ईरान इजराइल के बीच शुरू हुआ संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया को चपेट में ले सकता है। अमेरिका के हमले के बाद अब सभी की निगाहें ईरान पर टिकी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में साफ कहा है कि अगर ईरान अमेरिका पर हमले का जवाब नहीं देता है तो शांति स्थापित होगी, और अगर ईरान ने जवाब दिया तो त्रासदी होगी। ऐसे हालात में ईरान इजराइल संघर्ष किस करवट बैठ सकता है और इसमें ईरान के लिए आखिर क्या क्या विकल्प मौजूद है, आइए एक बार विस्तार से जान लेते हैं। पहली स्थिति, ईरान अमेरिका के हमले के बाद पश्चिम एशिया में अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों और अमेरिकी नागरिकों को अलर्ट किया गया है। अमेरिकी शहरों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अहम ठिकानों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। ईरान अगर इस तरह का हमला करता है तो फिर अमेरिका का जवाबी हमला और ज्यादा भयावह हो सकता है, जिसका मतलब है कि अमेरिका सीधे तौर पर परमाणु हमले का विकल्प चुन सकता है। दूसरी स्थिति, इजराइल पर भी हमले तेज हो सकते हैं। अमेरिका के हमले से कुछ देर बाद ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए थे, जिस पर इजराइल ने भी पलटवार किया। लड़ाई तेज होने की आशंका से इजराइल ने सभी शैक्षणिक गतिविधियों और लोगों को इकट्ठा होने आदि पर भी अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ जरूरी चीजों का संचालन की ही मंजूरी दी गई है। आशंका है कि इजराइल ईरान की सैन्य ताकत की रीढ़ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर हमले भी कर सकता है। इस दौरान कयास ये भी है कि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका एक बार फिर से ईरान में बम गिराकर भीषण तबाही मचा सकता है। तीसरी स्थिति है कि ईरान पर हमलों के जवाब में उसके कथित प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह और हमास भी इजराइल पर हमले शुरू कर सकते हैं। हिजबुल्लाह ने तो ईरान के समर्थन में इजराइल पर हमले का ऐलान पहले ही कर दिया है। हालांकि इजराइल के हमलों के बाद अपनी ताकत बेहद कम हो गई है, लेकिन ये इजराइल की परेशानी थोड़ी बढ़ा सकता है। हिजबुल्लाह भले ही खत्म ना हुआ हो, मगर हमले करके इजराइल की तबाही जरूर मचा सकता है। चौथी स्थिति है जब पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने के बाद तेल की कीमतों में भी उछाल आ सकता है। दरअसल ईरान ने धमकी दी थी कि अगर लड़ाई में अमेरिका शामिल हुआ तो वो हॉर्मुज जलद मारमुद्द में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को बाधित कर देगा। साथ ही ईरान के समर्थन में हूती विद्रोही भी लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले कर सकते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा और हूती विद्रोही के हमले के साथ ही एक बार फिर यमन पर अमेरिकी मिसाइलों का फायर देखने को मिल सकता है। पांचवी स्थिति है, रूस और चीन ने हाल ही में ईरान और इजराइल पर एक दूसरे पर हमले बंद करने की अपील की थी, लेकिन साथ ही कूटनीतिक तौर पर ईरान का समर्थन भी किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तो अमेरिका को चेतावनी तक दे दी थी और ईरान पर हमले करने को कहा था। चीन ने भी अमेरिका पर संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया था। ऐसे में अब रूस और चीन के अगले कदम पर भी पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इन दोनों देशों की एंट्री के साथ ही आधिकारिक तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। आपको बता दें कि दरअसल 19 और 20 जून को हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में भी सामने आया, जिनमें साफ नजर आया कि फॉर्डो परमाणु केंद्र के पास ट्रकों की भारी आवाजाही देखी जा रही थी। 19 जून को करीब 16 कार्गो तक फॉर्डो परमाणु केंद्र के पास खड़े दिखाई दिए थे और 20 जून को भी कुछ ऐसा ही नजारा नजर आया, जिससे अंदाजा अब ये लगाया जा रहा है कि कुछ सामान शिफ्ट किया जा रहा था।
हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि क्या ईरान परमाणु केंद्र से सारा सामान स्थानांतरित करने में सफल रहा या फिर कुछ स्थानांतरित करना ही शुरू किया था और उसी दौरान अमेरिका ने हमला कर दिया। हमले के बाद अपने बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अब भी समय है कि वह शांति के रास्ते पर लौटे। उसने ये जंग खत्म करनी होगी और अगर ईरान ने अभी भी हमला किया तो हम भी हमला करेंगे। शांति नहीं हुई तो अब विनाश होगा। अब सभी लक्ष्यों पर हमले नहीं किए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि यह जारी नहीं रह सकता, या तो शांति होगी या ईरान के लिए आफत होगी, जो पिछले 8 दिनों में हमारी ओर से देखी गई घटनाओं से कहीं अधिक गंभीर है। याद रखें, अभी कई लक्ष्य बचे हुए हैं। आज की रात उन सभी में सबसे कठिन थी और शायद सबसे घातक भी। अगर शांति जल्दी नहीं आती है तो हम सटीकता, गति और कौशल के साथ उन लक्ष्यों पर हमला करेंगे। बहरहाल, अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री के साथ ही अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या खामेनेई द्वारा किस तरीके से इस चीज़ को देखा जाता है और क्या ईरान पर या अमेरिका ईरान पर या इजराइल पर या ईरान की तरफ से अमेरिका पर कोई बड़ा हमला किया जाता है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।